ऐसे चीज़ देखकर डरिए मत। आप लोग MBBS में जो है आप लोग इससे भयानक जो है फेस करना पड़ेगा, डॉक्टर बन जाएंगे तो। ठीक है, सॉल्व करिए अपने क्वेश्चन, ट्राई करिए। ऐसे नहीं घबराना है, ट्राई करिए कुछ। आंसर आ गया, बहुत बढ़िया। इसमें जो है देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं इस टाइप क्वेश्चन को। जैसे मान लेते हैं ये वुडन डिस्क है और जैसा बोला वुडन डिस्क का रेडियस तो ज़्यादा है, इसका रेडियस कम है। जिस वायर को इसके ऊपर पहनाना है इसका मतलब ये हुआ कि कुछ उसका रेडियस कम होगा, कुछ ऐसा होगा। इसका रेडियस ये जो है कैपिटल आर है, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको जो जिसका रेडियस कम है उसको ऐसे स्ट्रेच करके तब इसके ऊपर ऐसे पहनाएंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। तो जितना फोर्स लगाएंगे, जिस फोर्स के लगने की वजह से ये इसके ऊपर फिट हो जाएगा, तो वही फोर्स पूछ रहा है यहाँ पर कितना होगा। तो ऐसा करिए, इसको भी ओपन करिए एज ए वायर और इसको भी ओपन करिए एज ए वायर। तो इसको ओपन करते हैं तो इसका लेंथ कितना होगा, इसका लेंथ हो जाएगा 2 पाई आर, स्मॉल आर होगा इसका लेंथ। अच्छा, इसको जो है इसका लेंथ कम था 2 पाई आर, इसका लेंथ कम है। इसी का लेंथ यहाँ पर इतना हमें और बढ़ाना पड़ेगा इसके ऊपर फिट करने के लिए। यहाँ तक क्लियर होगी नहीं? जैसे उस लेंथ के बराबर होगा तभी तो फिट हो पाएगा ना। तो जिसको फिट करना है उसका लेंथ कम होगा तो 2 पाई आर, और जिसके ऊपर फिट करना है उसके बराबर इसको होना पड़ेगा। तो कितना लेंथ बढ़ाना पड़ेगा, इसका कितना लेंथ बढ़ाना पड़ेगा। तो चेंज इन लेंथ इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई आर माइनस 2 पाई आर, मतलब 2 पाई आर माइनस आर। ये हो गया चेंज इन लेंथ डेल्टा। अभी गामा दिया ही है, क्रॉस सेक्शन ये कौन सा क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है, ये वाला, ये क्रॉस सेक्शन जो ये वायर होगा उसका ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है, ठीक। तो अब देखिए इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए दिया हुआ है, तो गामा भी दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग ला देंगे F इक्वल टू, यही लाना था गामा, F इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए गामा बाई एल इंटू जितना चेंज इन लेंथ है, ठीक, चेंज इन लेंथ। अब रख दीजिए, वैल्यू आ जाएगा यहाँ से। F इक्वल टू हो गया ए गामा बाई, ये जो L होगा ये ओरिजिनल लेंथ है, तो उसका ओरिजिनल लेंथ ये है 2 पाई कैपिटल, ये ओरिजिनल लेंथ है। इसे खींच करके यहाँ तक लेके आना है इनटू डेल्टा क्या हो जाएगा 2 पाई आर माइनस आर। ये भी हम लोग की प्रैक्टिकल लाइफ में यूज होता है, इसलिए क्वेश्चन अपने आप में इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम लोग इस तरीके से फिट करते हैं किसी रिंग को किसी डिस्क या किसी भी सर्कुलर पार्ट पर। ये हो जाएगा ए गामा आर माइनस आर बाई कैपिटल। किसी को दिक्कत नहीं ना? अगला क्वेश्चन लिखिए, फाइंड इलोंगेशन इन रॉड।
फाइंड इलोंगेशन इन रॉड। डायग्राम बना लीजिए। इसमें रॉड के एंड पॉइंट पर तो 2f और 3f लग रहा है, और बीच में किसी पोर्शन पर जो है, बीच के किसी पोर्शन पर जो l/3 डिस्टेंस यहाँ से है, वहां पर f लग रहा है फोर्स। तो इस टोटल रॉड में कितना इलोंगेशन आएगा? ट्राई करिए। हाँ, लेंथ टोटल है, टोटल लेंथ L है। जो सोचना होगा सोच लेंगे आप लोग। देखिए मैच कराइए। देखिए अगर इसके ऊपर देखा जाए नेट फोर्स तो 0 है, क्योंकि 2f और f 3f इस साइड में और 3f इस साइड में कैंसिल आउट करेगा इक्विलिब्रियम में। अब यहाँ पर जो है ये दो पार्ट में बांटा जा सकता है, क्योंकि बीच में एक एक्स्ट्रा फोर्स और लग रहा है, ठीक। तो यहाँ पर इसको अलग पार्ट में बांट करके इसको अलग पार्ट में थोड़ा एफबीडी बनाइए और देखिए किस पर कितना फोर्स लग रहा है। दोनों को अलग करके जब हम लोग एफबीडी बनाएंगे तो इधर अगर 3f है और ये रुका हुआ है, तो इधर भी जो फोर्स लगेगा 3f लगना पड़ेगा। इससे ज्यादा कम कुछ भी हुआ तो ये रुकेगा ही नहीं। अच्छा इस साइड तो फोर्स 2f है, तो इसके जस्ट अपोजिट यहाँ पर भी 2f लगाना पड़ेगा, क्योंकि इससे ज्यादा कम कुछ भी हुआ तो नहीं रुकने वाला। तो अब ये जो है, अच्छा इसका यंग्स मॉडुलस दोनों का दिया हुआ है, क्रॉस सेक्शन एरिया दोनों का दिया हुआ है, तो टोटल इलॉन्गेशन निकालना है। अब दोनों का अलग अलग निकाल लीजिए, आ जाएगा आंसर। दोनों का ऐड कर लीजिए, दोनों का अलग अलग चेंज इन लेंथ निकाल करके ऐड कर दीजिए। इसका लेंथ आ जाएगा 2l/3। तो कौन से फॉर्मूले से लगाएंगे इसमें? dl =
एफ एल बाई ए गामा, यही होगा ना। तो यहाँ से जाएगा डी एल वन इज इक्वल टू फोर्स 3F हो जाएगा यहाँ पर, और लेंथ हो जाएगा 2L/3 डिवाइडेड बाई एरिया तो वही रहेगा और यंग्स मॉडुलस वही रहेगा। और DL2 की बात करें तो वो हो जाएगा 2F और लेंथ हो जाएगा L/3 डिवाइडेड बाई एरिया वही यंग्स मॉडुलस वही। अब जो आया है दोनों को जोड़ देंगे तो आंसर होगा DL1 प्लस DL2। नोट कर लीजिए। हो गया। चलिए बाकी कैलकुलेशन कर लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेशन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, अ लिफ्ट 1000 kg, a lift 1000 kg is tied with wire. A lift 1000 kg is tied with wire having maximum safe stress, having maximum safe stress 1.4 into 10 to the power 8 Newton per meter square. If the maximum acceleration of elevator is 1.2 meter per second square, 1.2 meter per second square, then find minimum diameter of wire. Then find minimum diameter of wire. सबका आंसर आना चाहिए, सिंपल है। आंसर तक सभी लोग पहुंचिए।
ओके। आंसर सबका है, बहुत कठिन नहीं है, ये सिंपल है, बस कैलकुलेशन करना है। चलिए इधर देखिए, टाइम ज़्यादा लग रहा है इसमें, सिर्फ कैलकुलेशन है ना। देखिए जो यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे लिफ्ट है, लिफ्ट से वैसे ही क्वेश्चन बन जाना चाहिए, तुरंत आंसर आ जाना चाहिए इसका, सिंपल है। देखिए लिफ्ट से वायर जो है वो कनेक्टेड है यहाँ पर, और वायर के थ्रू लिफ्ट जो है अप डाउन करता है। तो वायर कब टूट सकता है? टूटने की पॉसिबिलिटी डाउनवर्ड मोशन में है कि अपवर्ड मोशन में है? पहले तो ये गेस करिए आप। जैसे अगर यहाँ पे इसका एमडी बनाए तो वायर का टेंशन ऊपर लगेगा, एमडी नीचे लगेगा। तो अगर डाउनवर्ड एक्सेलरेशन होगा तब इसके टूटने का चांस कम है, मतलब टूटेगा नहीं तब। टूटने का चांस कब ज्यादा रहेगा? जब ऊपर चल जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टेंशन आता है T = mg - ma, यही आएगा ना। और जब ऊपर की तरफ मूव करेगा तब T mg नीचे, एक्सेलरेशन ऊपर। यहाँ पर जो टेंशन आता है वो mg + ma आता है। इसका मतलब टेंशन यहाँ पर ज्यादा डेवलप नहीं हो रहा है, जब वो अपवर्ड मोशन कर रहा है तब ज्यादा टेंशन डेवलप हो रहा है, क्योंकि दोनों जुड़ जा रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे टेंशन ज्यादा डेवलप होने का मतलब कि यहाँ पर टूटने का पॉसिबिलिटी ज्यादा है। इसका टेंशन का एक्सप्रेशन क्या मिल गया हमें? mg + ma। हमें इसी को लेकर के सॉल्व करना है। अच्छा, मैक्सिमम सेट स्ट्रेस क्या होता है? यही होता है ब्रेकिंग स्ट्रेस। ब्रेकिंग स्ट्रेस ये किसका प्रॉपर्टी है? ये प्रॉपर्टी है मटेरियल का, वायर का। मतलब एक फिक्स वायर के लिए ब्रेकिंग स्ट्रेस फिक्स होता है, मतलब ये जो भी वायर होगा उसका ये वैल्यू फिक्स होगा ये। ठीक, तो अगर ये मटेरियल का प्रॉपर्टी है तो वो कब टूटेगा नहीं टूटेगा, यहाँ पर ब्रेक करेगा, वो उसके स्ट्रेस इनटू एरिया, ये कौन सा है? ब्रेकिंग स्ट्रेस है, इनटू एरिया, यही टेंशन है, इसके बराबर करेंगे। जब इस वैल्यू से ब्रेकिंग स्ट्रेस इनटू ये एरिया किसका होगा? ये जो वायर है, जो लिफ्ट के साथ ये वायर अटैच होगा, इस वायर का ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ये है क्रॉस सेक्शन एरिया, ये एरिया ए है। तो ये जितना ज्यादा एरिया होगा, ये तो फिक्स वायर का है, तो ये ज्यादा होने की वजह से इसके अंदर जो ब्रेक करने का पॉसिबिलिटी वो बढ़ता जाएगा, मतलब कम होता जाएगा, क्योंकि वैल्यू ज्यादा होता जाएगा फोर्स का। ठीक है, तो यहाँ पर ये वैल्यू फिक्स है, तो यही तो वैरी करेगा। तो यही मिनिमम कितना हो, क्योंकि मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकता है, मैक्सिमम कुछ भी रख देंगे तो मैक्सिमम ये भी बहुत कुछ आ जाएगा इस मैक्सिमम कोरस्पॉन्डिंग। मिनिमम पूछ रहा है तो क्या करेंगे इसमें? इसका वैल्यू लाइए इसमें, ये टेंशन कितना इसमें डेवलप होगा, T = इसका हो जाएगा 10,000, G का वैल्यू 10 लेते हैं तो प्लस ये कितना हो जाएगा 1.2 × 1000, 1200, ये आ गया 11200। क्या हुआ? अच्छा ठीक है, तो 9.8 ले लेंगे इसमें, 98 100 आ जाएगा ये, तो कितना आ रहा है ये? 1100,000। ठीक है, 11,000 1100 आ गया, 1000 आएगा। ये सही है, ये मल्टीप्लाई कर लीजिएगा इसमें, कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा अपना। अब देखिए इसे कॉन्सेप्ट क्या था बता रहे हैं, कैलकुलेशन तो अलग बात है। अब यही टेंशन जो है हम यहाँ पर रखेंगे, यही उसका ब्रेकिंग स्ट्रेस दिया हुआ है, और यही से डायमीटर आएगा, क्योंकि यही होगा πr², और रेडियस आ जाएगा, तो रेडियस का डबल कर देंगे तो डायमीटर आ जाएगा।
ठीक है ना, कॉन्सेप्ट ये है। आगे कैलकुलेशन और देख लीजिएगा उसको। हो गया। ये वैल्यू यहाँ पर क्यों ले रहे हैं, समझ आ रहा है ना रीजन? क्योंकि ब्रेकिंग स्ट्रेस यहाँ पे यूज किए हैं, तो अगर ये मिनिमम एरिया ले लेंगे तो मिनिमम फोर्स जहाँ तक तो टूटेगा नहीं वो आ जाएगा, और उसी को इसके बराबर कर देंगे, क्योंकि वही पूछ रहा है कि मिनिमम कितना डायमीटर यहाँ पर हो वायर का जिस पर टूटे, तो उसी के बराबर कर देंगे। अब यंग्स मॉडुलस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं, हेडिंग दीजिए इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी देखिए इसको ऐसे कैसे डिफाइन करेंगे इसको। देखिए अगर इसको जो है, अगर क्योंकि वायर जो है वो स्प्रिंग जैसा बिहेव करता है, अगर इस प्रॉपर्टी की बेस पर अगर हमें ये वैल्यू निकालना हो पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, तो यहाँ से भी हम लोग इसके अंदर जैसे इसको फोर्स लगाया, एक्सटर्नल फोर्स F, और यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी दिया हुआ है, और इसका लेंथ मान लेते हैं L। तो अगर ये वायर जो है वो स्प्रिंग जैसा बिहेव करेगा, तो हमें पता है कि अगर स्प्रिंग जो है वो x इलोंगेट होता है और इसका अगर स्प्रिंग कांस्टेंट k हो, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या आता है? इसका पोटेंशियल आता है हाफ kx स्क्वायर। और चूंकि रॉड जो है वो स्प्रिंग जैसा बिहेव करता है, तो यहाँ पर भी जो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन आएगा वो स्प्रिंग जैसा ही आएगा, क्योंकि दोनों एक जैसे बिहेव करते हैं। ठीक, तो अगर उसके बेस पर देखना हो, अगर इसके अंदर इलोंगेशन मान लेते हैं DLR, L लेंथ का वायर है, उसके अंदर फोर्स लगाने पर DL लेंथ में चेंजिंग आ रहा है, तो जब L में DL लेंथ का चेंजिंग आएगा तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होगा। तो अगर स्प्रिंग से कंपेयर करके लाएं तो कितना आएगा, सॉल्व करके देखिए इसमें। अगर स्प्रिंग से कंपेयर करके इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी लाएं तो कितना आएगा, रिजल्ट यही यूज करेंगे पोटेंशियल एनर्जी का। लाइए उसमें, तो बोलेंगे यहाँ पर रॉड के लिए स्प्रिंग कांस्टेंट जो K है उसकी तरह कौन बिहेव करता है? गामा A/L कैप। एक बार बता चुके हैं इसको। तो अगर K का वैल्यू गामा A/L जैसा बिहेव करेगा, तो रिजल्ट इसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होगा वो हो जाएगा हाफ गामा A/L इनटू, अब जो लेंथ में चेंजिंग आएगा, ये स्मॉल l हम ले रहे हैं, DL का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जो है इसके बेस पर हम लोग ला सकते हैं। पहले इसको नोट कर लीजिए, तो फिर ये आया कैसे डिराइव करके लाते हैं हम लोग हैं। क्लियर ना? फिलहाल अभी स्प्रिंग से कंपेयर करके इसको लिख लीजिए।
अब इस पे देखते हैं, इसको बेसिक तरीके से हम लोग प्रूव करते हैं कि कैसे इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होगा। मान लेते हैं रॉड जिसका लेंथ L दिया हुआ है, क्रॉस सेक्शन एरिया A दिया हुआ है, इसको हम लोग फोर्स F लगा रहे हैं, ये एक्सटर्नल फोर्स है, और इसका यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है पर यह गामा। अब देखिए इसमें मैकेनिज्म ये होता है कि इसका जो लेंथ है L, इस एक्सटर्नल फोर्स को इस तरीके से लगाते हैं कि अगर लेंथ में चेंजिंग आएगा, कुछ भी लेंथ में चेंजिंग आएगा तो इसके अंदर टेंशन डेवलप होगा। जैसे अभी अगर वो ओरिजिनल लेंथ पर है तो इसके अंदर कोई भी स्ट्रेस नहीं आएगा, ओरिजिनल लेंथ पर होगा तो कोई स्ट्रेस नहीं आएगा, कोई टेंशन नहीं आएगा, ठीक है सर। जब यहाँ पर जब फोर्स लगाएंगे तो इसके लेंथ में चेंजिंग आएगा, और लेंथ में चेंजिंग की वजह से टेंशन डेवलप होगा। देखिए कितना टेंशन डेवलप होगा ये बताइए पहले। मान लेते हैं ये जो है DL डिस्टेंस पर स्ट्रेच हुआ, तो जब DL डिस्टेंस स्ट्रेच होगा तो कितना टेंशन डेवलप होगा, उसका एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे टेंशन का। इसके अंदर फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल टू क्या हो जाएगा, गामा A बाई L इंटू चेंज इन लेंथ, यही होगा। तो जब लेंथ में थोड़ा सा भी चेंजिंग आएगा तो उसके वजह से इसके अंदर टेंशन ये डेवलप हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको ध्यान दीजिए, ये जो DL है, अब इस DL का वैल्यू अगर हम बढ़ाते जाएं तो DL वैल्यू बढ़ता जाएगा, बाकी सब कांस्टेंट है, ये बढ़ता जाएगा तो फोर्स जो लग रहा है यहाँ पर वो भी बढ़ता जाएगा। तो मान लेते हैं हम इसको 0 से लेकर के कहाँ तक स्ट्रेच करते हैं, डेल्टा L तक, डेल्टा L तक उसको हम लोग स्ट्रेच करते हैं। ये डायग्राम बना लीजिए, फिर एक एक करके हम लोग इसके बारे में लिखते हैं। अब इसको मत लिखिएगा, पहले डायग्राम बना लीजिए। हो गया। अब देखिए इसमें जो है, अगर वो स्टार्टिंग में यहाँ पर है जहाँ पर चेंज इन लेंथ 0 है, अगर हम आपसे पूछें स्ट्रेस कितना होगा तो कितना बोलेंगे, स्ट्रेस जब चेंज इन लेंथ मतलब लेंथ में कोई चेंजिंग नहीं हुई है, अभी ओरिजिनल लेंथ पर है, स्ट्रेस कितना होगा, फोर्स लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है उस समय पे, तो क्या इसको लिख सकते हैं F एक्सटर्नल डिवाइडेड बाई एरिया, क्या स्ट्रेस आ जाएगा इसके अंदर उस टाइम पर जब वो उसके अंदर कोई इलॉन्गेशन नहीं था। इसका डायग्राम बनाना हो तो हम ऐसे बना सकते हैं सिंपली कि फोर्स लग रहा है F और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A दिया हुआ है। अब बताइए स्ट्रेस कितना इसमें डेवलप होगा। तो अभी तक हम लोग जितना भी क्वेश्चन बुकलेट में लगाते थे वहां पर यही वैल्यू दिया रहता था, हम लोग स्ट्रेस का वैल्यू लिख देते थे F बाई A लिखते थे, हम लोग एक्सटर्नल फोर्स को ही देख करके उसी फोर्स में एरिया से डिवाइड करते थे। तो अभी तक हम लोग जितना भी क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं सभी में ये जो कंडीशन दिया रहता था ये उसका
जब स्ट्रेस्ड हो जाता था, तो आफ्टर स्ट्रेस जब वो इक्विलिब्रियम कंडीशन पर आता था, जैसे ये अभी L था, अब इसका टोटल लेंथ कितना होगा L प्लस डेल्टा L। तो जब वो L प्लस डेल्टा L पर आ जाता था, तो उस केस में जो F यहाँ का होता था, उस F को तब यहाँ पर रखते थे। क्लियर? और ये बोलते थे कि उस कंडीशन में, यहाँ पर उस कंडीशन में जो इंटरनल फोर्स डेवलप होगा, रिस्टोरिंग फोर्स, वो F एक्सटर्नल के बराबर होता है। कब? जब वो DL लेंथ तक स्ट्रेच हो जाएगा और वहां पर वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएगा, तो उस केस में F एक्सटर्नल रिस्टोरिंग फोर्स के बराबर होता है। इसलिए रिस्टोरिंग फोर्स की जगह हम F एक्सटर्नल लगा करके वहां से स्ट्रेस फाइंड करते थे। ठीक, इसका एग्जांपल जो पिछले टर्म पे हम लोग रॉड और यहाँ से वेट एक या मास m का जो है ब्लॉक ऐसे हैंग कराते थे, तो इसमें जो स्ट्रेस डेवलप होता था, तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन का था। क्लियर ना? तभी हम लोग mg वैल्यू यहाँ पर रख पाते थे। नहीं तो स्टार्टिंग अगर बात किया जाए तो हो सकता है ये जो रॉड का लेंथ है वो अभी कुछ इतना ही रहा होगा, और जब m मास का ब्लॉक जो है जब इसमें हैंग कराए होंगे तो ये लेंथ इतना और बढ़ा होगा। तो जब ये यहाँ तक बढ़ करके यहाँ पर आ जाता था और यहाँ पर इंटरनल या रिस्टोरिंग फोर्स mg के जब बराबर होता था, तब जाकर के हम लोग एक्सटर्नल फोर्स जो mg था वो यहाँ पर रखते थे। कब? इक्विलिब्रियम कंडीशन पर, जब ये दोनों क्या होते थे? बैलेंस। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी है, तो इसको लिख लीजिए। इसमें लिखिए, डायग्राम बन गया ना? हाँ, तो लिखिए इसमें वायर इज स्ट्रेस्ड by applying external force. Wire is stressed by applying external force such that wire elongates slowly. Wire elongate slowly, due to which external force is equal to restoring force. External force is equal to restoring force. ठीक है? अब दे यहाँ पर जब इसको इस तरीके से स्ट्रेस किया जा रहा है कि उसको स्लोली मूव कराना है, तो ये जो F एक्सटर्नल है ये वेरिएबल होगा या कांस्टेंट होगा। ये जो F एक्सटर्नल है, जो F एक्सटर्नल फोर्स लगा करके उसका लेंथ बढ़ा रहे हैं, वो वेरिएबल होगा या फिर कांस्टेंट होगा, कोई फिक्स वैल्यू होगा। वो वेरिएबल रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें फोर्स इस तरीके से लगाना है कि जो इसका इलोंगेशन हो स्लोली हो, मतलब धीरे धीरे इलोंगेशन हो। और स्लोली इलोंगेशन में क्या होता है कि उसका वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, मतलब धीरे धीरे मूव करते करते उसको डेल्टा एल तक लेकर के आना है, यहाँ से यहाँ तक लेकर के आना है धीरे धीरे। तो वेलोसिटी जीरो, तो एक्सेलरेशन जीरो, तो नेट फोर्स जीरो। क्लियर ना? स्लोली मतलब वेलोसिटी जीरो, उसी से हम बोल देंगे नेट फोर्स जीरो इसके ऊपर। तो मान लेते किसी इंटरमीडिएट स्टेज यहाँ पर आता है बीच में, तो जो इसका रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा और जो एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, जो अभी आप लोग लिखे हैं कि दोनों क्या होगा? बराबर होगा। ये दोनों बराबर होंगे तो लगभग नेट फोर्स जीरो। तो अब देखिए यहाँ पर एग्जैक्टली बराबर नहीं होगा, थोड़ा सा ही ज्यादा होता है, मतलब निग्लेजिबल, मतलब इसके तुलना में निग्लेजिबल ज्यादा होता है कि बस वो मूव कर सके। क्लियर ना? नहीं तो बिल्कुल बराबर हो जाएगा तब तो मूव ही नहीं करेगा। तो स्लोली में ये जंक्शन लेकर चलते हैं कि स्लोली मूव करने का मतलब नेट एक्सेलरेशन जीरो, तो नेट फोर्स जीरो, तो इंटरनल फोर्स या रिस्टोरिंग फोर्स वो F एक्सटर्नल के बराबर होगा। और जब बराबर होगा तो हमें ये पता है कि जो इसके अंदर का, ध्यान से समझिएगा इसको, इसके अंदर का जो रिस्टोरिंग फोर्स है
वो रिस्टोरिंग फोर्स क्या बदलता रहेगा क्या इसके लेंथ के चेंजिंग के कॉरस्पॉन्डिंग? कौन सी इक्वेशन से लेंथ बढ़ने के साथ साथ इसके अंदर का रिस्टोरिंग फोर्स बदलता रहेगा। F इक्वल टू गामा A बाई एल इंटू dx या dl जो भी ले लें यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर जब ये लेंथ चेंज होता रहेगा तो ये रिस्टोरिंग फोर्स होता है, तो इसका रिस्टोरिंग फोर्स भी चेंज होता रहेगा। और चूंकि दोनों को लगभग बराबर होना है तो इसको भी इसी के बराबर करने के लिए इसको भी वेरिएबल होना पड़ेगा। मतलब ये कांस्टेंट वाला केस नहीं है, ये वेरिएबल वाला केस है। इस तरीके से वेरी करेगा कि इसको बैलेंस करेगा। और ये क्यों वेरी कर रहा है? क्योंकि इसका लेंथ में चेंजिंग आ रहा है। ये क्यों वेरी कर रहा है? क्योंकि इसके लेंथ में चेंजिंग आ रहा है। ये रीजन समझना है आप लोगों को कि क्यों ये वेरिएबल होगा एक्सटर्नल फोर्स। तो ध्यान रखिएगा, स्ट्रेस जो है वो स्टार्टिंग स्टेज में जब इलॉन्गेशन कुछ भी नहीं था, मतलब dl 0 था, तो उस केस में यहाँ पर जो F एक्सटर्नल भी रहा होगा वो भी लगभग 0 रहा होगा। क्यों? क्योंकि जब स्ट्रेच ही नहीं था तो ये 0 हो गया रहा होगा। इसके 0 होने की वजह से रिस्टोरिंग फोर्स भी 0 हो गया होगा। और जब ये 0 है तो इसको भी लगभग यहाँ पर 0 ही फोर्स लगाना पड़ रहा होगा। क्लियर? और जैसे से ये बढ़ता जाएगा इसका ये दोनों वैल्यू बढ़ते जाएंगे इसी फॉर्मूले से। तो क्या ये कह सकते हैं क्या जो स्टेटमेंट आपको लिखे हुए हैं अभी कॉपी में, रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू F एक्सटर्नल फोर्स। क्यों? क्योंकि रॉड जो है वो स्लोली स्ट्रेच किया जा रहा है, धीरे धीरे इसको स्ट्रेच कर रहा है। ये दोनों बराबर हो गया। अच्छा, उसको कहां तक स्ट्रेच करना है? उसको स्ट्रेच करना है डेल्टा एल तक, मतलब 0 से लेकर के डेल्टा एल तक इसको स्ट्रेच करना है। तो वर्क डन बाय रिस्टोरिंग फोर्स क्या रहेगा? वर्क डन बाय रिस्टोरिंग फोर्स, तो देखिए रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो यही है। तो वर्क डन बाय रिस्टोरिंग फोर्स होगा dw इक्वल टू वर्क डन बाय रिस्टोरिंग फोर्स माइनस में आएगा प्लस में आएगा? माइनस में आएगा। कैसे पता? रिस्टोरिंग फोर्स है वो इधर लग रहा है और जो उसके में लेंथ में चेंजिंग आ रहा है वो इधर की तरफ आ रहा है। तो इनके बीच 180 डिग्री है, इसलिए वर्क डन बाय रिस्टोरिंग फोर्स नेगेटिव आएगा। dw इक्वल टू माइनस f, कौन सा? रिस्टोरिंग फोर्स वाला, इनटू dl। पता है यहाँ पर जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो कितना आया था? यहाँ से ले लेंगे माइनस इंटीग्रेशन ऑफ गामा A बाई एल dl, ये आ गया dx। इसमें ये k इंटू x, ये जनरल पर ले रहे हैं हम लोग, इसी जनरल स्टेज पर। ठीक है, तो इसको यहाँ से फिर इंटीग्रेशन करेंगे। यहाँ तो नोट करिए, इसमें फिर सॉल्व करते हैं। हाँ, इसमें जनरल x पर जाकर के हम लोग लेंगे इसको, जनरल x पर। अब इसको समझाते हैं कैसे। अभी इसको नोट करिए इसमें। देखिए इसमें तो कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए इसके जनरल x पर जाकर के, इसके जनरल x पर जाएंगे तो यही फोर्स आ रहा है, हम इसको जो है x से डिनोट करते हैं। तो जो यहाँ पर जनरल x पर आएंगे फिर वहां से dx डिस्प्लेसमेंट लाएंगे
तो यहाँ पर जो फोर्स आएगा वो गामा ए बाई एल इंटू एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। अगर इस डीएल को एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं तो किसी जनरल एक्स पर आएंगे और उस एक्स में डीएक्स का वेरिएशन आएगा डिस्प्लेसमेंट में। डीएल को हम लोग एक्स ले रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत? अब इसका एलिवेशन करिए, कहां से कहां तक इलॉन्गेशन होगा? 0 से लेकर के डेल्टा एल तक। अगर हम डीएल को एक्स लेते हैं तो ये फोर्स मिल जाएगा, ये फोर्स हो गया इनटू उसमें अब जो डिस्प्लेसमेंट होगा डीएक्स। कहां पर? हाँ यहाँ पर ना, ये तो dx होगा, यही dx होगा, मतलब x के बाद जो dx डिस्प्लेसमेंट आएगा उसकी बात कर रहा है। ये माइनस में वैल्यू आ रहा है, ध्यान दीजिए। अब देखिए चेंज इन पोटेंशियल से क्या होता है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी माइनस वर्डन में कंजर्वेटिव फोर्स। अब यहाँ पर माइनस वर्डन में कंजर्वेटिव फोर्स, जो रिस्टोरिंग फोर्स है कंजर्वेटिव फोर्स है क्योंकि वापस उसको उसी पोजीशन में लेकर के आता है। तो माइनस वर्डन में कंजर्वेटिव फोर्स वो यहाँ पर दिया हुआ है माइनस हाफ गामा ए बाई एल डेल्टा एल का स्क्वायर। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ से जाएगा प्लस में पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर होगा। यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है, अगर कंफ्यूजन है तो इसको दोबारा बता दें। यहाँ पर कंफ्यूजन हो रहा है तो दोबारा बता सकते हैं इसको। अब क्लियर है तो कोई बात नहीं। फिर यहाँ तक नोट कर लीजिएगा, फिर 10 मिनट में।